नमस्कार साथियों, सारथी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पुनः उपस्थित हैं सीटेट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी कौन है? वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में रोचक बने और उद्देश्यपूर्ण बने? तो पहला विकल्प है कहानी कविता की पंक्तियाँ देखकर लिखना, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग या पाठ्य पुस्तक के अभ्यास। तो 4 विकल्प जो दिए जा रहे हैं, इनमें सही उत्तर क्या होगा? पुनः प्रश्न को ध्यान से समझ लेंगे। भाषा को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाना है और उद्देश्यपूर्ण बनाना है। इसमें सर्वाधिक प्रभावी कौन हो जाएगा? कक्षा का जो प्रिंट समृद्ध परिवेश होता है वह भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक भी बनाता है और उद्देश्यपूर्ण भी बनाता है। तो हम कह सकते हैं सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। क्या करना है? ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हुए जो विज्ञापन प्रकाशित हुए हैं हाल ही में, उन विज्ञापनों को इकट्ठा करना है। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए जो ब्यौरे हैं कि यह स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है और इसको बनाने में साफ सफाई का कितना ध्यान रखा गया है। तो इन ब्यौरों को छांट कर देखना है कि इनकी हकीकत वास्तव में क्या है। अब यह प्रश्न कैसा है? बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, या बच्चों के लिए बहुत जटिल है। तो 4 विकल्प हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वह क्या करते हैं? बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ते हैं। तो सी विकल्प सही उत्तर है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य क्या होता है? समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना, या विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का या सिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है कि हम सभी जितने भी हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं उनसे हम बच्चों को परिचित कराएं। तो हम सभी साहित्यकारों से परिचित नहीं करा सकते। पाठ्य पुस्तक में जितने साहित्यकारों की रचनाएं दी होंगी उतने साहित्यकारों से ही हम बच्चों को परिचित करा सकते हैं। तो ये विकल्प तो गलत है। समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, तो ये भी सही नहीं है। व्याकरण के नियम सिखाना, तो व्याकरण के नियम सिखाना ये विकल्प भी सही नहीं है। ये 3 विकल्प गलत हो गए। अब एक ही विकल्प शेष है, वो कौन सा है? विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। अब ये विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियाँ क्या होती हैं? तो प्रयुक्ति का मतलब होता है प्रयोग। प्रयुक्त का मतलब क्या होता है? प्रयुक्त का मतलब होता है प्रयोग। ठीक है। जूनियर स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चा अपनी कक्षा में जो भाषा सीख रहा है, बाहर की दुनिया में जा करके उस भाषा का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रयोग कर पा रहा है या नहीं। भाषा जो बच्चे ने सीखी है उस भाषा का प्रयोग वह कैसे कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो कैसे प्रयोग करना है इससे परिचित कराना। जैसे बच्चे ने अंग्रेजी भाषा सीखी, तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जब मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने जाएगा तो वहाँ कैसे उसका प्रयोग करेगा। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से भाषा का प्रयोग कैसे करेगा। सब्जी लेने जा रहा है तो उस सब्जी विक्रेता से जो पढ़ा लिखा नहीं है उससे अपनी भाषा का प्रयोग कैसे करेगा।
इन सब प्रयोगों से परिचित कराना ये उद्देश्य होता है। तो डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में। प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। जब अध्यापक हिंदी भाषा का आकलन करते हैं तो आकलन करने के संदर्भ में कौन से प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं? ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ हों, अर्थात वो प्रश्न अच्छे होते हैं जिनके उत्तर बड़े जटिल हों, कठिन हों और बड़े लंबे चौड़े उत्तर हों। जिनके उत्तर तयशुदा हों। अच्छा, तयशुदा उत्तर होंगे तो हर बच्चे का उत्तर एक जैसा होगा, तो ये भी बहुत सही विकल्प नहीं है, ना तो ये सही है। जो बच्चों की कल्पना और सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में प्रश्न अच्छे वह होते हैं जो प्रश्न बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा देते हैं, उनकी सृजनात्मक क्षमता को बढ़ावा देते हैं, विकसित करते हैं, वो प्रश्न ही अच्छे माने जाते हैं। तो सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान किसके विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अब देखिए, ये एक संवाद है जो किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया है, और यह जो संवाद है, यह जो अंश है, इसको पढ़ने के दौरान किसके संदर्भ में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अवबोध के, अवबोध माने समझना, उच्चारण के, उच्चारण मतलब इसको बोलना, लिखने के संदर्भ में, या अनुतान के संदर्भ में? अनुतान क्या होता है? अनुतान होता है स्वरों का उतार चढ़ाव। हम जब शब्दों को बोलते हैं तो उनका जो उतार चढ़ाव होता है, उस उतार चढ़ाव को ही अनुतान कहा जाता है। उतार चढ़ाव मतलब शब्द को खींचना है या सामान्य गति में बोलना है शब्द को, और यह जो उतार चढ़ाव होता है आरोह अवरोह शब्दों का होता है, इससे भाषा प्रभावशाली बनती है। तो यह जो अंश है पढ़ने के दौरान अनुतान के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस पांचवें प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? सृजनात्मक का मतलब है कि बच्चे कहीं से रटा रटाया उत्तर ना दें, बल्कि वो अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर, अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर उत्तर दें। तो इसके लिए कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये बताता है कि ये किसी न किसी पाठ का प्रश्न है ना? कोई खान पान से संबंधित पाठ है और उसी पर आधारित यह प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर जब बच्चे देंगे तो सभी बच्चों का उत्तर एक होगा। क्यों एक होगा? क्योंकि जो उत्तर किताब में दिया होगा वही उत्तर बच्चे बताएंगे, तो इससे सृजनात्मकता नहीं आएगी बच्चों में। अगला है, घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। हर बच्चे को अपने घर जा कर के अपने माता पिता से बात करनी है कि उसके घर में जो पकवान बनते हैं उनको बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो अब जब बच्चे घर से बात करके आएंगे पकवानों के संदर्भ में और उत्तर देंगे आके, तो उन बच्चों के उत्तर अलग अलग होंगे, सबका उत्तर एक समान नहीं होगा, सबके उत्तर अलग अलग होंगे। इससे क्या होगा? बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। अच्छा, तीसरा विकल्प है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? ये भी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, इसका भी उत्तर एक जैसा होगा सबका। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? ये भी रटा रटाया उत्तर इसका होगा। तो सही उत्तर हमें मिल चुका है, सही विकल्प हमें मिल चुका है बी। घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बतानी है। इससे क्या होगा? सृजनात्मक अभिव्यक्ति होगी। बच्चों का जो उत्तर होगा वो मौलिक होगा, वो रटा रटाया नहीं होगा। बी विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ चलते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में, एक होता है भाषा सीखना और एक होता है भाषा अर्जित करना, इन दोनों में अंतर का मुख्य आधार क्या है?
इन दोनों में जो अंतर होता है उसका आधार क्या होता है? भाषा सीखने में और अर्जित करने में जो अंतर होता है, इसका आधार क्या होता है? भाषा का सौंदर्य, भाषा की जटिलता, भाषा की प्रकृति या भाषा का परिवेश। तो यहाँ इस प्रश्न के संदर्भ में सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा का परिवेश। भाषा को जब बच्चा सीखता है तो सीखने के लिए उसका परिवेश अलग होता है। सीखने के लिए उसका एक समय निर्धारित होता है, एक स्थान निर्धारित होता है कि विद्यालय में ही सीखेगा, अध्यापक से ही सीखेगा, पाठ्य पुस्तकों से ही सीखेगा। लेकिन अर्जित करने में ना तो समय निर्धारित है, ना स्थान निर्धारित है, ना कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, ना कोई व्यक्ति निर्धारित है। बच्चा भाषा का अर्जन अपने मित्रों से बातचीत करके करता है, अपने सगे संबंधियों से, उसके आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करके बच्चा भाषा को अर्जित करता है। तो बच्चा जब भाषा को सीखता है या अर्जित करता है तो इन दोनों में जो अंतर होता है इसका मुख्य आधार क्या होता है? भाषा का परिवेश। विद्यालय का परिवेश है वो भाषा को सिखाता है, और घर परिवार का जो परिवेश है, वातावरण है, वो बच्चे को भाषा अर्जित करने के अवसर देता है। तो ए विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा। कोई अध्यापिका हैं जिनका नाम दीप्ति है और वो अपनी 8वीं कक्षा के बच्चों को आदेश देती हैं, निर्देश देती हैं कि जो कविता तुमने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ी है उस कविता का जो भाव है उसी भाव से मिलती जुलती कोई अन्य कविता खोज कर सुनाइए। इसका प्रमुख कारण क्या है? बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन हो रहा है इससे, या बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना इसका कारण है, बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, या बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, तो प्रश्न है कि समान भाव की कविता खोज कर सुनानी है बच्चों को। इससे क्या होगा? इससे बच्चे उस कविता के भाव को समझ पाए होंगे अगर, तो वो समान भाव की कविता ढूंढ लेंगे। अगर भाव को ही वो समझ नहीं पाए हैं तो समान भाव की कविता ढूंढना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये जो निर्देश दिया गया है इसका कारण क्या है? बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, कि बच्चे जो कविता पढ़ रहे हैं उसको कितना समझ पा रहे हैं। अगर वो समझ पा रहे हैं तो समान भाव वाली कविता ढूंढ कर वो सुना सकते हैं। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के किसका सबसे समृद्ध संसाधन मानती है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अर्थात एनसीएफ 2005 भाषा को बच्चे का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। किसका समृद्ध संसाधन मानती है? व्यक्तित्व का, अस्मिता का, भाषा का या व्यवसाय का? तो एनसीएफ 2005 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भाषा होती है, और भाषा से मतलब यहाँ किससे है? मातृभाषा से। तो बच्चे की जो भाषा होती है अर्थात जो मातृभाषा होती है वह बच्चे की अस्मिता की पहचान होती है, अस्मिता का समृद्ध संसाधन होती है। अस्मिता मतलब बच्चे की पहचान, बच्चे की आइडेंटिटी। ठीक है। अच्छा, ये व्यक्तित्व भी सही हो सकता है लेकिन व्यक्तित्व इसी अस्मिता में आ जाएगा। ठीक है, तो सी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? 4 शब्द दिए हुए हैं। इन 4 शब्दों में से अगर हम इन चारों शब्दों का अर्थ ढूंढें अपने शब्दकोश में, तो इन चारों शब्दों में से किस शब्द का अर्थ हमें पहले मिलेगा? पहले मिलने से मतलब है कि कौन सा शब्द पहले आएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा शब्द पहले आएगा। देखिए 4 शब्द हैं। पहला शब्द है सिलसिला, सिमत, सीरत और सिरजती। यहाँ इन चारों शब्दों को जब हम देखते हैं तो हम एक चीज़ पाते हैं कि चारों शब्दों की शुरुआत हो रही है किससे? सा से हो रही है। इसका मतलब है शब्दकोश में हम इनको कहाँ देखेंगे? जहाँ पर सा वर्ण से शुरू होने वाले शब्द लिखे गए होंगे वहाँ हमको ये चारों शब्द मिलेंगे। लेकिन इन चारों में पहले कौन आएगा? तो अब देखिए ये चारों शब्द सा से तो शुरू हो रहे हैं, लेकिन चारों शब्दों में हम जब देखते हैं तो पहले विकल्प में जो शब्द है इसमें सा के साथ छोटी ई की मात्रा लगी है। किसकी मात्रा लगी है? छोटी ई की। सिमत में भी छोटी ई है,
सिरजती में भी छोटी है, लेकिन सीरत में क्या है, बड़ी ई है। अच्छा, तो पहले क्या आएगा, पहले आएगी छोटी ई, है ना। वर्णमाला हम जब पढ़ते हैं तो छोटा बड़ा छोटी ई फिर बड़ी ई आती है। तो ये जो सीरत है, ये जो तीसरा विकल्प है, ये तो पहले ही गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 3 बचे हुए शब्दों में कौन पहले आएगा। तो देखिए, सा हो गया और सा में ई हो गई, तो पहला वर्ण तो तीनों शब्दों का ए, बी और डी जो 3 विकल्प हैं, तीनों विकल्पों में सा और ई ये दोनों वर्ण आ गए। अब देखिए इसके बाद क्या है, पहले विकल्प में है ला, दूसरे विकल्प में अगला वर्ण है माँ, तो ला है, फिर दूसरे में क्या है, माँ है, तीसरे में क्या है, रा है। अब देखिए ये जो 3 वर्ण आ रहे हैं सा और छोटी ई के बाद, इनमें देखिए एक है ला, एक है माँ और एक क्या है, रा है। अब अगर इनकी हम बात करें तो ध्यान दीजिए, जो ला है ये है अंतःस्थ व्यंजन, रा भी है अंतःस्थ व्यंजन, जबकि माँ क्या है, स्पर्श व्यंजन है। और हमको पता है कि हमारी वर्णमाला में व्यंजनों के क्रम में पहले स्पर्श व्यंजन आते हैं, फिर अंतःस्थ आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जिसमें है वो वाला विकल्प सही हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं बी विकल्प सही उत्तर है इस प्रश्न का। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, तो सिमत आएगा। बी विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 में जब कविता का शिक्षण हो रहा है तो उस दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, भिन्न भिन्न समासों का प्रयोग, भिन्न भिन्न छंद, या भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग, या भिन्न भिन्न भावभूमि। तो कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि जो कविता का भाव हो वो हर कविता का भाव अलग हो। एक ही भाव की कविताएं जब होती हैं तो वो नीरस हो जाती हैं, उनको पढ़ने में आनंद नहीं आता है। तो कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, कविता की भिन्न भिन्न भावभूमि, डी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है, भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, तो भाषा स्वयं में एक जटिल व्यवस्था है, सरल व्यवस्था है, तार्किक व्यवस्था है, या नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा स्वयं में एक कैसी व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान, जब नाटक और एकांकी का पठन पाठन हो रहा हो उस दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, मौन पठन, संवाद अदायगी, उच्चारणगत शुद्धता, या नाटक शास्त्रीय तत्व। तो नाट्य शास्त्र के तत्व अगर बच्चों को नहीं पता है तो भी काम चलेगा। और जूनियर स्तर पर या प्राइमरी स्तर पर हम नाटक तो बच्चों को पढ़वाते हैं, लेकिन हम नाटक के जो तत्व होते हैं उनकी बात नहीं करते हैं। उच्चारणगत शुद्धता ये जरूरी तो है, उच्चारण बच्चे का सही होना चाहिए। मौन पठन, अच्छा देखिए नाटक जब बच्चा पढ़ेगा तो मौन पठन से क्या होगा हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि वो जो संवाद हैं उनके भाव के अनुसार पढ़ पा रहा है कि नहीं। तो ये सही तो हो सकता है, लेकिन बहुत सही कौन सा विकल्प है ये ढूंढना है, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है। तो देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, संवाद अदायगी। नाटक के जो संवाद हैं, जो डायलॉग हैं, उनको जब बच्चा बोलेगा इससे समझ में आएगा कि बच्चा नाटक में जो भाव निहित है उस भाव के अनुसार संवादों को पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, उच्चारण उसका शुद्ध है या नहीं शुद्ध है। तो यहाँ सर्वाधिक जो उपयुक्त महत्वपूर्ण विकल्प है वो कौन सा है, संवाद अदायगी। अगला प्रश्न, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे या देंगी। अगर आप कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन कर रहे हैं तो आप किस प्रकार के साहित्य को महत्व देंगे, राजा रानी वाला साहित्य, परी कथाओं वाला साहित्य, पशु पक्षियों वाला, या रहस्य और रोमांच वाला। अब देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बच्चों का स्तर क्या है। तो कक्षा 8 के बच्चे हैं, कक्षा 8 के बच्चे जो हैं उनके लिए किस प्रकार का साहित्य महत्वपूर्ण होता है। तो राजा और रानी की जो कहानियाँ होती हैं उनको पढ़ने में आनंद आता है प्राइमरी स्तर के बच्चों को। परियों की जो कहानियाँ होती हैं उनको भी प्राइमरी के बच्चे आनंद पूर्वक पढ़ते हैं।
पशु पक्षियों के संबंध में जो कहानियाँ होती हैं, उन कहानियों को भी पढ़ने में आनंद प्राइमरी स्तर के बच्चों को आता है। लेकिन जूनियर स्तर पर 8वीं कक्षा का जो छात्र होता है, उसका बौद्धिक विकास इतना हो चुका होता है कि अब उसको परियों की कहानी, राजा रानी की कहानी या पशु पक्षियों की कहानी पढ़ने में उतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद आता है उनको रहस्य और रोमांच वाला साहित्य पढ़ने में। तो रहस्य और रोमांच को प्राथमिकता दी जाएगी, महत्व दिया जाएगा। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या है? कक्षा 7 में हिंदी भाषा का आकलन करना है और हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से कक्षा 7 में सबसे कम प्रभावी कौन है? तो 4 विकल्प हैं, प्रभावी चारों हैं, लेकिन चारों में सबसे कम प्रभावी कौन है भाषा का आकलन करने के लिए? पहला विकल्प है बातचीत। बच्चे को भाषा कितनी समझ में आई है, बच्चे ने भाषा को कितना सीखा है, ये पता करना है तो बच्चे से बातचीत कीजिए और पता चल जाएगा कि बच्चा भाषा को कितना सीख पाया है। तो बातचीत करना क्या प्रभावी है आकलन करने में? बिल्कुल प्रभावी है। प्रश्न निर्माण, अगर बच्चा कोई पाठ पढ़ रहा है और पाठ को पढ़ करके स्वयं से उस पाठ पर आधारित प्रश्न बना सकता है, इसका मतलब उसका भाषा सीखना प्रभावी रहा। श्रुतलेख, सुन करके लिखना। देखिए श्रुतलेख जो होता है ये प्राइमरी के लिए प्रभावी होता है। श्रुतलेख प्राइमरी की कक्षाओं के लिए प्रभावी होता है और यहाँ बात हो रही है किसकी? कक्षा 7 की। अगला विकल्प है अवलोकन, ये भी प्रभावी होता है। तो सबसे कम प्रभावी कौन है यहाँ पर? तो यहाँ पर सबसे कम प्रभावी हो जाएगा श्रुतलेख। सी विकल्प सही उत्तर इस प्रश्न में हो जाएगा। तो ये प्रश्न हमने देखा और इसी के साथ आज की श्रृंखला यहीं पर विराम लेती है। आज की इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिएगा, है ना। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं और क्लास अच्छी लगी हो तो, अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पुनः मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंत तक इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।